दोस्तों, लंबे समय से इस दुनिया को इंतजार था कब अमेरिका और ईरान की लड़ाई खत्म होगी। फाइनली इस पर एक मुहर लग गई है। मुहर कैसी है कि दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो गया है और उस समझौते में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। डिजिटल हस्ताक्षर है। तो अब बात ये आती है कि आखिर ये समझौता जब हो गया है, युद्ध रुक गया है, तो उसमें जीता कौन और हारा कौन? क्या दोनों जीत गए या फिर दोनों हार गए, या इनमें से कोई एक जीता या एक हारा? सारी बातों को समझते हैं इस बात से कि ये समझौता क्या फाइनल है या नहीं है। तो दरअसल ये समझौता अभी युद्ध को रोकने के साथ साथ कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है कि आगे आने वाले दिनों में दोनों देश इन बिंदुओं पर काम करेंगे। 14 पॉइंट है और उन 14 पॉइंट में काम करने में कुछ डिस्कशन भी होगा और सारी चीजें ठीक रही तो अगले 60 दिनों में एक मेजर डील हो जाएगी, फाइनल ट्रीटी हम कह सकते हैं हो जाएगी। तो इसमें हम शुरुआत करें तो ये हुआ कहां से शुरू? अभी फ्रांस में एक शहर में G7 की बैठक थी। 7 जो उसके G7 के मेंबर हैं वो गए हुए थे और पार्टनर कंट्री भी गई हुई थी और कुछ अन्य देशों को भी इनवाइट किया गया था। तो ईरान भी इनवाइटेड था। दूसरी तरफ हम देखें यूक्रेन भी। अब यहाँ पे बात आती है, इसी जगह पर दोनों देशों के बीच में पहला फॉर्मल अकॉर्ड हो गया। 14 फ्रेमवर्क इसमें है और 14 फ्रेम इस पॉइंट में से जो 4 बड़े पॉइंट हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है कि वो खुलेगा सबके लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि सैंक्शंस जो है ईरान से हटेंगे। सैंक्शन हटेंगे मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रतिबंध जो अमेरिका ने लगा दिए थे, यूएन की तरफ से भी लगे। अब यहाँ प्रतिबंध कैसे हैं? जैसे मान लीजिए को किसी को अपना जहाज जो ईरान है तेल नहीं बेच सकता था, कई देशों को तेल बेचने की अनुमति मिल जाएगी, तो जो छुपा के तेल बेचा जा रहा था वो नहीं होगा। इसके अलावा जो बहुत सारे पैसे जमा है ईरान के दुनिया भर के देशों में, जो ईरान के खुद के पैसे हैं लेकिन उसे फ्रीज कर दिया गया था, वो वापस से उसे मिल सकेंगे। और तीसरी बात, एक बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के भी एक स्पष्टीकरण आएगा और चीजें क्लियर होंगी, पारदर्शिता आएगी कि ईरान कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा और जितने भी इनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है, यानी कि ऐसे यूरेनियम जिनको परमाणु बम बनाने की तरफ आगे बढ़ा रहा था, उसे वापस से नॉर्मल कर देगा। और भी कई बिंदु हैं। तो एक पूर्ण शांति समझौता तो नहीं है, लेकिन एक फ्रेमवर्क है जिसपे दोनों सहमत हुए हैं, इसी बात की डील है। अब अगली बात आती है कि चर्चा में होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। देखिए, 1979 से दोनों देशों के बीच में चल रही है खींचतान। जब 1979 में ईरान में 52 वहां के राजदूतों को, या वहां की एम्बेसी में, ईरान ने अमेरिका के लोगों को वहां पे पकड़ लिया और उसके बाद मिशन चला, फेल हुआ। फिर उसके बाद अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए। फिर उसके बाद वो प्रतिबंध लगातार चलते रहे और 2015 में ओबामा ने कोशिश की कि प्रतिबंधों को खत्म किया जाए और थोड़ी सी एक डील की जाए। लेकिन उस डील के हुए कुछ ही वर्ष हुए थे कि 2018 में अमेरिका ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया और 2018 के बाद अब देखें तो 26 में ट्रंप ने समझौता कर लिया है। तो दशकों पुराना टकराव जो है वो अब फॉर्मल होता दिखाई दे रहा है, बातचीत की तरफ जा रहा है और ग्लोबल ऑयल मार्केट पर सीधा असर पड़ेगा। जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला तो दुनिया का 1/5 जो तेल का हिस्सा था, जो दुनिया को नहीं मिल पा रहा था, सीधी सी बात है, आपके घर में 1 लीटर दूध की जरूरत रोज होती है, लेकिन आपको 3 पाव दूध कोई देने लग जाए तो दिक्कत तो होगी ही। रिक्वायरमेंट में कमी आएगी या फिर आप कहीं और से खरीदेंगे और जब पता चलेगा कि दूध की कमी है तो कोई आपको महंगे में दूध बेचे। तो ये चीजें होंगी। अब ये उदाहरण, ये तो तेल है, इसके बिना तो काम रुक जाएगा, दूध नहीं पिएगा इंसान तो काम चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का संवेदनशील मुद्दा। क्यों? क्योंकि जो एक चिंता थी, इजराइल को चिंता थी, पश्चिम के देशों को चिंता थी कि ईरान अगर परमाणु बम बना लेगा तो कहीं उनके लिए खतरा ना हो, तो वो खतरा खत्म होने की दिशा में जा रहा है और भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का एंगल है। देखिए, भारत को तो चाहिए तेल, बड़ा मुद्दा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से वो तेल खाड़ी देशों से भारत को मिल सकेगा। दूसरी बात, वो ईरान जिस जहां पे स्थितियां खराब हैं, वहां पे भारत एक बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह, जहां से भारत मध्य एशिया, यूरोप में पहुंचना चाहता है। अब उस चाबहार बंदरगाह पर आगे के लिए तो कुछ काम शुरू होगा, वरना वो काम रुका हुआ था। अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स और मेंस के लिए कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्लीट तैयारी हो 2027, 28 या 29 के लिए, तो जीएस फाउंडेशन या आईजीएस फाउंडेशन कोर्स है, लाइव ऑनलाइन है, दृष्टि लर्निंग ऐप पे मिलेगा। करोल बाग और जो नोएडा की क्लासेस होती हैं वही आपको हिंदी या इंग्लिश मीडियम में जिसमें लेना चाहें आपको इस ऐप पे मिलेंगी। और 3 साल तक के लिए पूरा कोर्स रहने वाला है आपके पास में, जितनी बार चाहे उतनी बार देखें। प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर भी पहुंचाया जाएगा। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप 8750187501 पे कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि 2025 में क्या हुआ था, जब यूएस ईरान के बीच में संघर्ष शुरू हुआ था। दूसरी तरफ इसराइल ने भी कुछ दिनों के लिए हमला किया था। फिर हम देखें तो
जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वहां पे उन्होंने ईरान में गए, वहां पे जाने की कोशिश की, और जो वो कोशिश थी कि जानकारी या डेटा मिल सके वो उन्हें मिला नहीं, क्योंकि जब से अमेरिका ने 2025 में हमला किया था उसके बाद से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पास कोई डेटा नहीं कि ईरान में क्या चल रहा है, परमाणु बम बनाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जो लास्ट उन्होंने डेटा दिया था तो उन्होंने बताया था कि ईरान में इतना यूरेनियम इनरिच कर लिया गया है कि 60% हो गया, अगर वो 90% हो गया तो बम बन जाएगा। और दूसरी बात ये कि आज की डेट में इतना यूरेनियम इनरिच्ड है कि अगर वो 90% इनरिच हो गया तो कम से कम 9 परमाणु बम बनेंगे, इतना डेटा उन्होंने दिया था। अब ईरान ने हमेशा कहा कि हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिविल मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब यही है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अब जाके फिर से सब कुछ चेक कर पाएगी, डेटा देख पाएगी, समझ पाएगी। तो ये महीनों की जो हम कोशिश हम देख रहे थे कि कुछ हो, कुछ शांति हो, तो अब इन्हीं बिंदुओं के आधार पे होने वाली है। तो 9,875 किलोग्राम यूरेनियम की बात कही गई थी, सत्यापित डेटा था, जिसमें से 440.9 किलोग्राम जो था वह 60% शुद्ध कर लिया गया था, और लगभग 9 या 10 इसमें परमाणु बम बन जाएंगे। और बात यह है, इनरिच का मतलब क्या है कि यूरेनियम आमतौर पर 0.7% मिलता है, लेकिन उसको उसका क्वालिटी बढ़ा के हम जब उसको 60 से 90% तक पहुंचाते हैं तो वो असरदार हो जाता है, बम बनने लायक। तो अब आगे का पूरा फ्लो समझना हो तो एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं, 60 दिन की इंप्लीमेंटेशन पीरियड अभी जारी है। अब अगर ये सफल हो जाता है तो स्थायी शांति समझौता होगा, लेकिन 60 दिन में अब अगर किसी ही तरफ से, जैसे कि ये भी कहा गया है कि लेबनान पे कोई हमला नहीं होना चाहिए, तो लेबनान में हिजबुल्लाह पे हमला नहीं होना चाहिए, तो क्या इजराइल ऐसा करेगा? आने वाली बात ये भी देखने को है, किसी ही तरफ से कोई इन समझौतों को लेकर के कहीं पे कोई टकराव आता है या कहीं पे जो युद्ध विराम हुआ है कहीं पे छेड़खानी होती है, तो हो सकता है कि ये समझौता समाप्त हो जाए और 60 दिन बाद जो एक डील हो सकती थी वो डील ना हो, जो अंतिम एक हम कहें कि एक फाइनल फ्रेमवर्क होगा, और असफल हो गया तो फिर उसके बाद फिर से वही खतरा होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है, दुनिया में ऑयल सप्लाई फिर से बिखर सकती है, तेल फिर महंगा हो सकता है, महंगाई आ सकती है, तेल की आपूर्ति नहीं होगी, तो वो जो लंबी लंबी लाइनें और महंगाई है उसका असर दुनिया को फिर से देखना होगा। अब अगली बात आती है, 60 दिनों में 4 चीजें दिख रही हैं। पहली, सीज फायर यानी कि हिंसा रुकी रहे और भरोसा बना रहे। दूसरा, यूरेनियम डाउन ब्लेंडिंग होगी, यानी कि अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वहां पे जितना यूरेनियम है उसको 60% से वापस 3 से 5% में लेके आएगी, क्योंकि 3 से 5% चाहिए। जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं बिजली बनाने के लिए, उसमें उतना इन्वेस्ट तो करना है पड़ता है। फिर उसके बाद सैंक्शंस की राहत इन्हीं 60 दिनों में होने के लिए एक चरणबद्ध राहत देने की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, अमेरिका का पहला ये उसूल रहता है कि पहले आप हमारे लिए कुछ करो, फिर हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो अब यहाँ पे जब ईरान की तरफ से कुछ नहीं होगा, ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपने यहाँ फिर से इंस्पेक्शन करने के लिए बुला सकेगा। उसके बाद सैंक्शंस भी शुरुआत देने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद हम देखें तो ये जो धीरे धीरे जो रास्ता ब्लॉक है हॉर्मुज का वो भी खुलता रहेगा और जहाज का आना जाना लगातार चलता रहेगा, और वही वाली बात कि फिर व्यापार का प्रतिबंध भी हटेगा ईरान। तो यूरेनियम डाउन ब्लेंडिंग जो होगी 3 से 5% होगा तो सिविल पावर रिएक्टर के लिए काम आएगा, 20% तक होगा तो रिसर्च रिएक्टर के लिए काम आएगा, लेकिन 60% जहां तक ईरान पहुंच गया है उसके बाद फिर सीधे वेपन तक ही पहुंचना है उसको, यानी कि सिविल यूज के लिए तो फिर है ही नहीं अगर ऐसा है तो यही बात है। अब आगे की राह यहाँ पे दो हिस्सों में देखनी होगी। अगर ये 60 दिन तक सब कुछ शांति पूर्वक चलता है तो स्थायी शांति समझौता पॉसिबल होगा, और यूएन जो है जो जो प्रतिबंध लगाए हैं वो हटाएगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन जो लगे हुए हैं वो हटेंगे, वही जो बहुत बिलियंस डॉलर ईरान का अपना खुद का है जो उसे नहीं मिल पा रहा है वो मिलेगा, और उससे उसे जो जरूरत की क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था भी ईरान की चरमराई हुई है, तो उसे भी बहुत कुछ खरीदना है, दुनिया से इंपोर्ट करना है, वो खरीदेगा कैसे? उसके लिए उसको पैसा चाहिए, जो पैसा उसका खुद का है वो उसे मिलेगा, प्लस जब वो बिजनेस कर पाएगा, तेल बेच पाएगा तो उसको उसका फायदा होगा। तो इंटरनेशनल आवर मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ तो सीधी सी बात है, कोई भी पक्ष हट सकता है, ये खतरा भी 60 दिनों तक रहेगा। उसके बाद फिर दोबारा हो सकता है कि नया फिर विरोध शुरू हो जाए अगर ये नहीं सफल हुआ तो, और उसके बाद एक फेल्ड डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी। अब देखिए ये कितना कुछ हुआ है ना, उसमें पाकिस्तान को भी क्रेडिट दी जा रही है, तो इसको कहा जा रहा है इस्लामाबाद मेमोरेंडम, यानी कि ये जो समझौता हुआ है उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी नाम आया कि उन्होंने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इस्लामाबाद मेमोरेंडम। तो कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना हो तो ये जरूर ध्यान रखिएगा।
तो सारी बातों का मुख्य बात ये रही कि अभी इसमें हमें और अपडेट देखने को मिलेगा। ये अंत नहीं है, अभी अंतिम समझौता होना बाकी है, लेकिन लड़ाई बंद होने की शुरुआत तो हो चुकी है। अब आपके सामने एक सवाल है कि हाल ही में जो हस्ताक्षरित यूएस ईरान एमओयू के तहत ईरान के 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम के साथ क्या किया जाएगा? ए, पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा, बी, किसी तीसरे देश को सौंप दिया जाएगा और सी, आईएईए की निगरानी में डाउन ब्लेंडिंग यानी कि डाइल्यूट किया जाएगा, या फिर उसके बाद उसे और एनरिच करके सुरक्षित रखा जाएगा। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। सवाल आसान है, लेकिन जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।